हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन आज आपके सामने थर्ड वेव ऑफ कोविड के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ एक बयान ऐसा दिया कि अभी थर्ड वेव इज़ इनएविटेबल, यानी कि थर्ड वेव को रोका नहीं जा सकता है। और ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि थर्ड वेव में बच्चे और एडोलेसेंट्स ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो उनके आने, इस न्यूज़ के आने के बाद एक अच्छी खासी मैं समझता हूँ कि मीडिया में एक पैनिक क्रिएट हो गई, लोगों ने डिस्कशन शुरू कर दी है, पेरेंट्स के फ़ोन मेरे पास आने लगे। जबकि हम लोग सेकेंड वेव से ही जूझ रहे हैं, सेकेंड वेव में हम लोग परेशान हैं। बट ऑब्वियसली जब थर्ड वेव का जिक्र आया और पेरेंट्स की इतनी क्वेरीज आने लगी तो मैंने सोचा कि अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थर्ड वेव के बारे में बताऊं कि थर्ड वेव क्या है, कब आएगी और इससे हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। और हाँ, डॉक्टर बेग्स चाइल्ड केयर की ऐप अब अवेलेबल है और मुझे खुशी है कि इस कोविड के दौरान काफ़ी लोगों को मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशंस के ज़रिए हम लोगों ने बहुत लोगों का इलाज किया और इस ऐप के आने से बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोगों ने भी अगर अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके डॉक्टर बेग्स चाइल्ड केयर के ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे हम लोग वीडियो एंड ऑडियो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं कोविड की थर्ड वेव के ऊपर। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव जो है वो अभी चल रही है, क्योंकि लास्ट सितंबर में जो पीक आई थी उसको अगर हम लोग सेकेंड वेव माने, क्योंकि शुरुआत जो कोविड की हुई थी वो फरवरी मार्च में हुई थी। बट एनीवे, क्योंकि थर्ड हो या फोर्थ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये क्योंकि इस वेव को सेकेंड वेव माना जा रहा है एंड इट हैज़ बीन अ लीथल वेव। ये सुनामी एक तरह से जो केसेस की आई है, ये सच्चाई है कि हम लोग इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। तो इसलिए हम लोग तो इतना सफ़र करना पड़ा, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल लेवल पे हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो। आई थिंक एवरीबडी हैज़ सफ़र्ड एंड एवरीबडी हैज़ फेल्ड। हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए, अपने हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, जानने वाले लोगों की भी मदद नहीं कर पाए ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से, हॉस्पिटल में बेड की वजह से। और कुछ लोगों में इतने ख़तरनाक सिम्टम्स इतने जल्दी हुए कि इसमें ज़्यादा मौका ही नहीं मिल पाया। तो इसलिए जब थर्ड वेव का जिक्र आया, बहुत लोगों ने कहा कि अभी आप थर्ड वेव की क्या बात कर रहे हैं, अभी थर्ड वेव की बात करने की क्या ज़रूरत है जब अभी हम लोग सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं। बट इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। थर्ड वेव की बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तभी हम तैयारी करेंगे और हम तैयार रहेंगे तो हम उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। जैसा कि देखा गया था कि फर्स्ट वेव में ओनली 2% बच्चों में और एडोलेसेंट्स में ये इन्फेक्शन पाया गया था। बट सेकेंड वेव जो अभी हम लोग की चल रही है, इसमें अराउंड 10 to 15% एडोलेसेंट्स और बच्चे इन्फेक्ट हुए। और ये माना जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी उसमें तकरीबन ये परसेंटेज और बढ़ सकती है और चिल्ड्रन को सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है। तो इसलिए जब चिल्ड्रन का नाम आ जाता है तो जाहिर सी बात है माँ बाप बहुत पैनिक हो जाते हैं। और हमारे पास आई थिंक रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, अभी भी एक फ़ोन आया कि साहब अभी थर्ड वेव के लिए सर क्या करना है। मैंने कहा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपको भेजता हूँ तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखिए, तैयारी करनी है, मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार करना है। तैयारी हर लेवल पे होनी चाहिए। तैयारी कम्युनिटी लेवल पे, तैयारी इंडिविजुअल लेवल पे, तैयारी गवर्नमेंट्स के लेवल पे, तैयारी सरकारी अस्पताल लेवल पे, तैयारी आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल पे। और कब आएगी वेव? देखिए, सेकेंड वेव जो हमारी चल रही है इसमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और या कुछ लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो ये माना जाता है कि एक बार कोविड अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम से कम 6 महीने आपकी बॉडी में रहती है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 8 महीने रहती है, कुछ कहती हैं 5 से 6 महीने रहती है। तो इसको एवरेज माना गया कि ये कोविड की जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रहेंगी वो 6 महीने रहेंगी और 6 महीने बाद आपकी बॉडी से एंटीबॉडी वीन ऑफ हो जाएंगी और आप फिर सेकेंड इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे, यानी कि आपको दोबारा कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। अभी ये सेकेंड वेव शुरू हुई है मार्च से, तो ये हिसाब लगाया जा रहा है कि अभी जाके अक्टूबर नवंबर में जाके जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास सेकेंड वेव के आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये वही फेस्टिवल टाइम है
दिवाली का जब फिर लोगों की भीड़ लग सकती है, लोगों के शॉपिंग के, लोगों के घरों में मिलना जुलना बढ़ सकता है, तो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं यानी कि इस बार की भी दिवाली हम लोग को सादी मनानी है और भीड़ भाड़ से बचना है, क्योंकि हम लोग ने लापरवाही की। सेकेंड वेव के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। तमाम लोगों में मैं समझता हूँ कि एवरीबडी वाज, इवन वी डॉक्टर्स, वी डिड नॉट रियलाइज कि इतना सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ये लापरवाही थी और उसी का हम लोग ने भुगतान किया है सेकेंड वेव में लोगों को गंवा के। और इससे हम लोग ने ये सीखा है कि हम लोग को थर्ड वेव के लिए तैयारी करनी है। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर जनवरी तक ये हमारी थर्ड वेव का जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसके लिए तैयारी के लिए ज़रूरी है कि एडल्ट्स को, सारे लोगों को कोशिश करके हम लोगों को 6 महीने में वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट्स के हैं उनकी जिम्मेदारी है और एज एन इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने आप को जाके वैक्सीनेशन में रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन हम लोग कोशिश करके 6 महीने में पूरी कर दें। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई ज़ाहिर सी बात है हमारे वैक्सीन की सप्लाई मिलती रहेगी, लोगों को फ्री सेंटर्स पे मिलता रहेगा, तो जाके वो अपना लगवाते रहेंगे। और वैक्सीनेशन प्रोसेस अगर हमारा अच्छा हो गया तो हमारा एडल्ट अगर वैक्सीनेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो बच्चों का प्रोटेक्शन अपने आप हो जाता है। अभी ये वैक्सीन क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों में ही लगाई जा रही है, बच्चों में वैक्सीन नहीं है, तो हमें इस चीज़ को बर्दाश्त करना होगा कि हम बच्चों में वैक्सीन का अवेलेबिलिटी नहीं है। जो फाइज़र वैक्सीन है या जो मॉडर्ना की वैक्सीन है, यूएस में उन्होंने 16 साल से उनको मिल गया है परमिशन, और अब वो दे आर ट्राइंग कि हम 2 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लें। और अभी तक जो इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं वो इनकरेजिंग हैं, तो हो सकता है कि ये बच्चों में 2 साल से लेकर 15 साल तक का भी उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। बट जो इंडियन वैक्सीन है इसमें अभी इस तरह के अभी ट्रायल्स नहीं हैं, तो अभी मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे पास, कोविशील्ड को तो शायद बिल्कुल ना मिल पाए, कोवैक्सीन के कुछ ट्रायल्स में सक्सेस मिल रही है, तो हो सकता है ये बच्चों में मिल जाएगी। बट एटलीस्ट जो हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन हैं फॉर एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स, उस पर हम लोग को तवज्जो देनी चाहिए। और वैक्सीनेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग घरों से निकलिए और जिन जिन लोगों को अभी इमीडिएट कोरोना नहीं हुआ है वो लोग जाके रजिस्टर करके अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। तो पहला बचाव तो वैक्सीनेशन है। दूसरा बचाव ये है कि आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया था, इसीलिए हम लोग ने ये समस्या का सामना करना पड़ा है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आप सबको पता है, मुझे दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि मास्क लगा के निकलना घर से बाहर, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर की दूरी ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। यही आपको बचा पाएगा अगर आपने वैक्सीन लगाया है तब भी, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन दे रही है। इसलिए ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा अपनाए रहना पड़ेगा। अभी क्या मैं समझता हूँ कि आज से लेके 1 साल या उससे भी ज़्यादा तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका मेन आपका है, वैक्सीनेशन आपका दूसरा हो गया। अब बात आती है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। जो इस वक्त प्रॉब्लम आई है कि ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाई, हम लोग को बेड्स नहीं मिल पाए, हम लोगों को जो ट्रांसपोर्ट के लिए एम्बुलेंसेज नहीं मिल पाई, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन प्लांट, जैसा कि पीएम साहब ने अनाउंस किया है कि हर शहर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें हम लोग को बाई दिसंबर, उससे पहले हम लोग को अक्टूबर तक हम लोग के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के प्लांट लगने चाहिए, बेड्स की संख्या बढ़नी चाहिए, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़नी चाहिए। अब बात आती है पीआईसीयू की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करेगा और पीआईसीयू की संख्या मैं समझता हूँ लखनऊ शहर में भी, जो हमारा लेवल 2 शहर माना जाता है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि पीआईसीयू बहुत कम है। सिवाय राम मनोहर लोहिया अस्पताल या केजीएमयू के अलावा हमारे पास पीआईसीयू की सुविधाएँ नहीं हैं। तो पीआईसीयू की सुविधाएँ सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को करनी पड़ेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड की जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी पड़ेगी जो कि पीआईसीयूज़ और एनआईसीयूज़ को जो रेडी करेंगे, जो कि कोविड ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। तो इसलिए अब आती है बात हॉस्पिटल्स में तैयारी के लिए। जाहिर सी बात है आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको नर्सेज चाहिए, आपको बेड्स चाहिए, आपको मशीनें चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का प्रोक्योरमेंट अभी से करना पड़ेगा। डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट अभी से करना पड़ेगा, नर्सेज का रिक्रूटमेंट अभी से करना पड़ेगा, आपको पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, मतलब कहने की है कि आपको जो हमारी कैपेसिटी है इसको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। और प्लस पीआईसीयूज़, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बच्चों में, तो पीआईसीयू हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीआईसीयू का बनना मस्ट है।
लखनऊ जैसे शहर में कम से कम मैं समझता हूँ कि पीआईसीयू के हमारे पास 1000 से ऊपर बेड हमें चाहिए होंगे, जिसमें से 100 से या 500 आप लोग को वेंटिलेटर बेड चाहिए होंगे। क्योंकि सवाल ये है कि अब बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आ रही है। एक कंडीशन है MISC, मिस आप कह सकते हैं इसको बोलते हैं मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम डिजीज इन चिल्ड्रन। तो ये कॉम्प्लिकेशन बताया जा रहा है और कुछ बच्चे इस कोरोना की वेव में भी एडोलेसेंट्स और बच्चों में ये लक्षण देखे गए। वो अलग बात है कि ये बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी एक भी बच्चे को अगर हो रहा है तो हम लोग इसको बचाने की हमें प्रयास करना चाहिए। तो MISC या मल्टी सिस्टम जो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, इसको हम लोग को बचाने के लिए हमारे पास PICU बेड्स बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अडल्ट से थोड़े डिफरेंट होंगे। इसी तरह न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स में भी प्रोटोकॉल डिफरेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अक्टूबर से पहले तैयार होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों। तो ये तैयारी मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त का जो फेलियर हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ये सिचुएशन हम लोगों को अब नहीं आनी पाएगी। क्योंकि अगर बच्चों में इस तरह की बीमारियां बढ़ी तो हम लोग फिर उनको जान बचाने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे एज ए पीडियाट्रिशियन ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग हमारी जो IMAs हैं, जो IAPs हैं, पीडियाट्रिक बॉडीज़ हैं, तो हम लोग इससे मिल के हम लोग इसकी तैयारी करें और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाएं। PICU के बेड्स प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, NICU के बेड्स बढ़ने चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारे जो NGOs हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोविड हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज की ज़रूरत है। कोविड हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस के लिए हमें डाइटिशियन की और फिजियोथेरेपिस्ट की, हमारे जो कहिए कि आपके काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती। तो हमें ये भी तैयार करना पड़ेगा। 6 महीने में अगर हम यंग लड़कों को ट्रेनिंग दें कि भाई आप कैसे काउंसलिंग करेंगे, आप कैसे डाइटरी ट्रेनिंग देंगे, आप कैसे लोगों को मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें मैन पावर की शॉर्टेज पड़ने वाली है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बीमारी में डॉक्टर्स भी एग्जॉस्ट हो गए हैं, नर्स भी एग्जॉस्ट हो गई हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं, लैब टेक्नीशियंस सारे एग्जॉस्ट हो गए। तो हमें ये 6 महीने के अंदर एक बिल्कुल नई ब्रीड तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल फ्रेश होंगे और अच्छे से काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इनको तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं, जो नर्सिंग की फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हों, MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों। और हमारे पास आयुष की इतनी बड़ी टीम है। अभी जब हमारे पास कहा जा रहा था कि भाई आयुष के डॉक्टर्स सर्जरी कर सकते हैं, तो आयुष के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देके हमारे थर्ड वेव के लिए तैयार करना चाहिए। क्योंकि मेडिकल फोर्स, नर्सिंग फोर्स, पैरामेडिकल फोर्स अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आप बेड बढ़ाने से भी काम नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़ हमारी मिल के इस गवर्नमेंट के ये जो हमारा जो मेडिकल मैन फोर्स है और नॉन मेडिकल लोगों को भी तैयार करें। ऐड दें, इश्तिहार दें कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो कि नॉन मेडिको हों बट जो मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं। एम्बुलेंस में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में आप एक बंदे को पेशेंट कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, अम्बू कैसे किया जाएगा, CPR कैसे किया जाएगा, ये हम सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट की CMOs हैं, ये नॉन मेडिकोज को भी इसमें शामिल करें। जो वॉलंटियर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज के, मैनेजमेंट कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन लोगों को भी शामिल करें ताकि ये हमारे पास वर्कफोर्स की कमी ना आए और हमारे पास जब केसेस बढ़ें तो हमारे पास हर तरह की मैन पावर मौजूद रहे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें चाहिए, बेड्स चाहिए और इस तरह से गवर्नमेंट के लिए। बट वैक्सीनेशन एडल्ट्स का मस्ट है, क्योंकि हम एडल्ट्स अगर वैक्सीनेटेड रहेंगे तभी हम अपने बच्चों को बचाएंगे। और जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो बच्चों के लिए ट्रायल्स करें, 2 से लेके 15 साल के, 16 साल के बच्चों के लिए भी और एडल्सेंट्स के लिए ट्रायल करें और उसको जल्दी इमरजेंसी अप्रूवल लेके अगर बच्चों में यूज़ की जा सकती है वैक्सीन तो उसका अप्रूवल लें ताकि हम लोग बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू करें। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि थर्ड वेव को लेके आपने जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग के कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं और आई एम श्योर कि मैं उस पर आप लोगों को जवाब दूंगा। कोविड के लिए वैक्सीनेशन के ऊपर मैं अपना दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि बच्चों में हम लोग किस तरह कौन कौन से वैक्सीन की पॉसिबिलिटी है जो हम लोग लगा सकते हैं और किन किन वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, इनके वैक्सीनेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।